Hello everyone, welcome to my UPSC. MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की एग्जाम डेट ऑलरेडी आयोग की तरफ से बता दी गई है। MPPSC की तरफ से जुलाई अगस्त में आपका ये एग्जाम होगा। 3 फेज में एग्जाम होगा और 3 फेज में एग्जाम होगा, इसका मतलब है कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स में काफी वैकेंसीज आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जहां तक है 99% आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। इसी वीक मतलब 31 दिसंबर से पहले, जो एक ट्रेंड रहा है एमपीपीएससी का, हमेशा जब वैकेंसी निकली है पिछले 3-4 बार, तो वो दिसंबर के लास्ट वीक में, इवन 31 दिसंबर 30 दिसंबर को भी निकली है। तो उम्मीद है नेक्स्ट 3-4 दिन में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। अदरवाइज जनवरी के पहले वीक में भी आ सकती है, लेकिन ये वैकेंसी अब आने वाली है। रेगुलर बेसिस पे हम इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 8 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपकी यहाँ से रेगुलरिटी बनी रहेगी। उससे आपके सिलेबस के नोट्स मिलेंगे आपको कंप्लीट, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके वीडियोज, क्लासेज, ये सब इसमें आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और लास्ट में रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। आपके एग्जाम में जो पेपर होता है जनरल स्टडीज का, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और हम भी आपको सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही करवाते हैं, चाहे वो पूरा फुल लेंथ टेस्ट हो या इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे हो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश या इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश या करंट अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश या आईसीटी या नेशनल इंटरनेशनल, जितना भी हमारा सिलेबस है सभी पे आपको सेपरेट 4-5 टेस्ट और पूरे फुल लेंथ टेस्ट तो आपको इसमें सफिशियंट मिलते हैं। अभी 8वां टेस्ट चल रहा है। मान के चलिए आपके एग्जाम तक इसमें हो सकता है 70+, 80+, 100+ तक भी जाए। रेगुलर बेसिस पे हम आपको करवा रहे हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज के लिए। और अभी इसमें 1 जनवरी तक अभी इसमें 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है। ये फुल लेंथ टेस्ट है। दिसंबर 2025 में चर्चा में रही त्रिशा तावड़े, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अभी ये चर्चा में रही है और इनको प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो पहले तो इनको जो एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है बैतूल, वहां की छात्रा है। ये कहां की छात्रा है? बैतूल की। जो बाल पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार मिला है इनको, बैतूल की। और ये जो गवर्नमेंट एकलव्य महिला आईटीआई है, वहां की छात्रा है। ये इनके फादर बस ड्राइवर हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, इनको पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो दिया जाता है वो। मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग कौन सा है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश का एक इकलौता डिवीजन कौन सा है? देखिए, डिवीजन बनता है कई जिलों से मिलके, जैसे कई तहसीलों से मिलके जिला बनता है, वैसे ही कई जिलों को मिला के एक डिवीजन बनाया जाता है। तो ये कौन सा डिवीजन है? यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, ये डिवीजन की बात हो रही है, जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इनसे गुजरती है। ये भोपाल डिवीजन है। भोपाल डिवीजन के 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, इनसे होके गुजरती है। और मध्य प्रदेश में ये 14 जिलों से होके गुजरती है कर्क रेखा। भोपाल डिवीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट से होके कर्क रेखा पास होती है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2025 के लिए हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना है? ऑक्सफोर्ड ने 2025 का जो हिंदी शब्द चुना है, ये रेजबेट को चुना है। किसको? रेजबेट को चुना है। और रेजबेट क्या है? इसमें ये ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। रेजबेट है ये ऑनलाइन, जो ऑनलाइन एग्रेशन है, ऑनलाइन एग्रेशन, इसको ठीक कर देंगे। जो एक जानबूझ के ऑनलाइन एग्रेशन या आक्रोश भड़काने वाली सामग्री या वीडियो पोस्ट किया जाता है। जैसे कई बार देखते होंगे आपकी वीडियो कहीं और का है और वो दिखाया जाता है कि देखिए यहां पे ऐसा हो रहा है। तो वो ऑनलाइन जो भड़काऊ चीजें हैं, उनको 2025 के लिए चुना है ऑक्सफोर्ड ने। उसको कहा जाता है रेजबेट।
जानबूझ के लोगों को ऑनलाइन भड़काना। और इससे क्या है कि एक नेगेटिविटी फैलती है ऑनलाइन फिर, और इसका इस्तेमाल पिछले 3 साल में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। पिछले साल में इसका 3 गुना बढ़ा है। आप देखेंगे 2024-25 में ये पहले के बजाय 3 गुना बढ़ गया है। जो फेक खबर है वो फैलाई जाती है लोगों को, ताकि भड़काया जा सके। 11 अप्रैल 1858 को अंबापानी का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंबापानी का युद्ध है ये 11 अप्रैल 1858 को हुआ था। अंग्रेजों और भील जो योद्धा थे उनके बीच में हुआ था। ब्रिटिश आर्मी और जो भील थे आदिवासी उनके हुआ था। और इनका नेतृत्व किया था भीलों की तरफ से जो खाजिया थे, खाजिया नायक, उन्होंने किया था। खाजिया नायक और उनके साथियों ने अंग्रेजों से बहादुरी से मुकाबला किया था और वो यहाँ पे शहीद हो गए थे, बलिदान दिया उन्होंने। और ये कहाँ पे है अंबापानी? अंबापानी है ये बड़वानी और सिलावद के बीच में। जो बड़वानी जिला है उसके पास में है ये, बड़वानी और सिलावद के बीच में है। मध्य प्रदेश के दूसरे निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एग्जाम में एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन का पूछा जाता है। हर तरीके से, हर एंगल से हम डिफरेंट टेस्ट में करवा रहे हैं। पहले, दूसरे, अभी लेटेस्ट कौन है, या फिर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो सभी, या सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा, सबसे छोटा, इस तरीके से हर एंगल से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले जो थे, पहले इलेक्शन कमिश्नर, वो NB लोहानी थे। और NB लोहानी 15 फरवरी 1994 से और 16 फरवरी 2000 तक रहे हैं। दूसरे कौन थे? दूसरे थे GS शुक्ला, गोपाल शरण शुक्ला। ये दूसरे इलेक्शन कमिश्नर थे मध्य प्रदेश के, और ये रहे 16 फरवरी 2000 से लेके और 14 अगस्त 2006 तक। 16 फरवरी 2000 से और 14 अगस्त 2006 तक। तीसरे कौन थे? तीसरे आदित्य विजय सिंह थे। आदित्य विजय सिंह थे तीसरे। और आदित्य विजय सिंह का टेन्योर कब तक रहा है? ये 14 अगस्त 2006 से रहे हैं। 14 अगस्त 2006 से आदित्य विजय सिंह, और ये कब तक रहे हैं? दिसंबर 2010 तक रहे हैं। 10 दिसंबर 2010 तक। इसके बाद में जो चौथे थे वो अजीत रायजादा थे। अजीत रायजादा 10 दिसंबर 2010 से 2013 तक रहे हैं। इसके बाद में पांचवे हैं ये R परशुराम हैं। R परशुराम 1 अक्टूबर 2013 से रहे हैं। R परशुराम ये 1 अक्टूबर 2013 से और फिर ये 2018 तक रहे हैं। दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 तक। और अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, चेंज हुए हैं, बीपी सिंह थे अभी थोड़े दिन पहले तक, बसंत प्रताप सिंह, और ये 1 जनवरी 2019 से और फिर अभी 31 दिसंबर 2024 तक थे। और 1 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, जो अभी प्रेजेंट में वही हैं 1 जनवरी 2025 से और अभी प्रेजेंट तक MK श्रीवास्तव हैं। MK श्रीवास्तव अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैं। दूसरा पूछा है इस क्वेश्चन में, तो दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त थे श्री गोपाल शरण शुक्ल। अभी प्रेजेंट का जरूर ध्यान रखिएगा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई-गवर्नेंस की परियोजना है? ई-गवर्नेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ज्ञानदूत है, ई-चालान भी ई-गवर्नेंस है, ई-उपार्जन भी ई-गवर्नेंस है। ये सभी ई-गवर्नेंस की परियोजनाएं हैं। ये नॉलेज के लिए करवाया है, ये कोई एक्चुअल पेपर नहीं है, इसीलिए ये तीनों बताए हैं आपको कि ऑप्शन में आए तो कम से कम आपको ये 3 तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ज्ञानदूत, ई चालान और ई उपार्जन, ये ई गवर्नेंस की परियोजना है तीनों मध्य प्रदेश में। 1981 की जनगणना में किस जनजाति को जंगलियों के जंगली, वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड कहा गया था? ये 1981 के दौर में जब जनगणना हुई थी, जब अब तो खैर काफी समय के हिसाब से बदलाव आ गया है रहन सहन में, सभी में, ना सिर्फ आदिवासी बल्कि और भी सभी में दुनिया में चीजें बदली है कुछ लोगों को छोड़ के। बाकी जंगलियों के जंगली ये इस जनगणना में कहा गया था। और ये किस जनजाति के लिए कहा गया था? ये भारिया ट्राइब्स के लिए कहा गया था। भारिया ट्राइब्स जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है,
उसमें भी आता है भारिया ट्राइब्स है जो। और ये मध्य प्रदेश में जो पातालकोट क्षेत्र है, पूछा जाता है कई बार भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पातालकोट, पातालकोट क्षेत्र में निवास करती थी और आदिम जीवन शैली के लिए। लेकिन हालांकि अब बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से जीवन शैली में अब बदलाव आ चुका है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले को पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? नक्सलवाद घोषित किया है। देखिए, जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा है, और टाइम टाइम पे जो गृह मंत्री हैं वो भी नक्सल एरियाज में कैंप वगैरह में जाते हैं, रुकते हैं वहां पे। ये 2026 तक है, ये ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का उन्होंने कहा है, और अब लगभग ये सिकुड़ता जा रहा है, और कुछ गिने चुने ही देश में जिले बचे हैं जहां पे ये है। बाकी तो सभी जगह लगभग अब ये सरेंडर करते जा रहे हैं। अदरवाइज इनको एनकाउंटर या जो भी कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ। और अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बालाघाट जिले में माओवादियों ने समर्पण किया था अभी रिसेंटली, माओवादियों ने, उसके बाद से राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इसकी घोषणा अभी चीफ मिनिस्टर ने की थी, डॉक्टर मोहन यादव ने। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्या होता है? अवरोही है ज्यादा से कम। तो अवरोही क्रम बताना है, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है इनमें से किसकी है? सबसे ज्यादा देखिए, भोपाल की लिटरेसी रेट कितनी है? भोपाल की साक्षरता दर है 80.37%, 80.37% है। जबलपुर की लिटरेसी रेट कितनी है? तो जबलपुर की लिटरेसी रेट 81.07% है। इसके अलावा देखेंगे तो इंदौर की कितनी है? तो इंदौर की लिटरेसी रेट 80.87% है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जबलपुर पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे इंदौर आएगा, और तीसरे पे भोपाल आएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। और अगर इन तीनों के अलावा ये ऑप्शन में नहीं है, तो चौथे नंबर पे कौन सा आता है लिटरेसी रेट में? चौथे नंबर पे बालाघाट आता है। बालाघाट की लिटरेसी रेट 77.09% है। और पांचवें नंबर पे ग्वालियर है 76.65%। ये पांचों आपको ध्यान रखना ही होगा, पांचों। और सबसे ज्यादा जबलपुर। साक्षरता दर पूछा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 2025 में कहां हुआ है? अब 5वां संस्करण 2025 में हुआ है, इसका मतलब इसका पहला संस्करण कब हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज के लिए पूरे देश में चर्चा में है, और इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी और अदर स्टेट पीएससी में सभी में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। पहला इसका संस्करण हुआ था फरवरी 2020 में भुवनेश्वर, ओडिशा में। और अभी इसका 5वां जो संस्करण है इसको कहा जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसका जो 5वां संस्करण है अभी ये राजस्थान में हुआ है, और राजस्थान में भी ये 6 या 7 जिले हैं, 7 शहर हैं, उनमें हुआ है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। और ये 7 जिले भी हैं, और राजस्थान के 7 संभाग भी हैं, डिवीजन। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। तो इनमें से किस में हुआ है? तो जयपुर में, मेन जो कैपिटल है राजस्थान की, यहां ज्यादा आयोजन हुआ है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें पहले नंबर पे इसका चैंपियन कौन रहा है? तो लगातार दूसरी बार, इससे पहले 2024 में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें चैंपियन बनी थी, और इस बार भी जो विजेता है, चैंपियन है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं और शीर्ष पे स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश की भी एक यूनिवर्सिटी है, इसमें 15वें-16वें नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। 2025 में हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क को मंजूरी दी गई है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये अभी ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दी है, ऑटोमेटिक रेन गेज। और इसके लिए एक नेटवर्क को मंजूरी दी है, वो नेटवर्क है विंड्स वेदर नेटवर्क।
कौन सा नेटवर्क है? विंड्स वेदर नेटवर्क। और विंड्स वेदर नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। ये विंड्स है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। और ये मंजूरी मिल चुकी है, मध्य प्रदेश में स्थापित होगा ये विंड्स नेटवर्क। जो पहले स्किप कर चुके हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज पे अभी 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है 1 जनवरी 2026 तक। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और इजीली कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट में डिटेल में सॉल्यूशन दिया जाता है, आंसर और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। और फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, इतना भी कर लेते हैं तो भी 40 यहाँ से कवर हो जाता है। और अगर उससे ज्यादा आपको करना है तो फिर आपको पूरे नोट्स पढ़ने होंगे और जो प्रोवाइड करवाया जाता है सारी चीजें वो अच्छे से कवर करनी होगी। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना यहाँ पे फेमस है, एक पुनासा बांध है। कौन सा डैम है? पुनासा डैम है इंदिरा सागर परियोजना पे। और ये खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पे ये डैम बनाया हुआ है, पुनासा बांध खंडवा जिले में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनासा बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है, खंडवा में है और ये इंदिरा सागर परियोजना में आता है। काफी बड़ी परियोजना है ये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 जो SC/ST एक्ट 1989 है, इसमें टोटल 23, इसमें 23 धाराएं हैं कुल। और इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि राज्य सरकार के पास इसमें एक पावर है कि वो स्पेशल कोर्ट्स बना के और जो SC/ST के खिलाफ मामले हैं उनकी फास्ट प्रोसीडिंग करवाए, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना सकती है राज्य सरकार। वो इसी एक्ट की धारा है 14, इसी एक्ट की धारा 14 है जिसके तहत विशेष न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, जो पहले टेस्ट में हम कवर कर चुके हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने SDG 6 में कितने अंक हासिल किए हैं? हमें ये SDG अच्छे से पढ़ने ही होंगे और ये पहले भी क्वेश्चन में कवर करवाते रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और अभी के लेटेस्ट डेटा में मध्य प्रदेश ने जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है 100%, वो परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश ने किया है किसमें? जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करना चीजों का और जिम्मेदारी पूर्ण प्रोडक्शन करना। मध्य प्रदेश को SDG 12 है, वो SDG 12 जिसमें रेस्पॉन्सिबल यूज करना चीजों का और रेस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करना चीजों को, उसमें मध्य प्रदेश का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अब SDG 6 की बात करें तो SDG 6 है ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है, स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 87। SDG 7 क्या है? SDG 7 क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। SDG 6 कर रहे हैं तो 7 भी आपको बता देते हैं, ये क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 90 है। इसके अलावा SDG 11 ये जो देखेंगे ऑप्शन तो इसमें 86 है, ये SDG 11 में 86 है मध्य प्रदेश का। और SDG 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहर और समुदाय, इसमें 86 है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें क्लीन एनर्जी का देख लिया, ये SDG 7 है। और SDG 98 किस SDG में है? तो जो 98 है मध्य प्रदेश का, 98.48 है, ये SDG फर्स्ट में है।
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य SDG फर्स्ट में 98 है मध्य प्रदेश का, 98.48 है ये। और ये क्या है पहला SDG फर्स्ट? नो पुअर्टी, गरीबी उन्मूलन। मध्य प्रदेश में 2025 की उन्नत किस्मों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म उच्च उपज देने वाली मानी जाती है? मध्य प्रदेश में 2025 की बात हो रही है, जो उन्नत किस्में हैं सोयाबीन की, उसमें सबसे अच्छी कौन सी है ये पूछा है हमसे। तो जो उन्नत किस्में हैं उनमें सबसे अच्छी जो है JS 2303 और KDS 726, जो जल्दी पकने वाली, ये लगभग 90 डेज में पक जाती है, 90 डेज में पक जाती है ये। और जबलपुर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने डेवलप किया है, सबसे बेस्ट ये है। दोनों में, दोनों अच्छी क्वालिटी की किस्म है, लेकिन JS 2303 है, ये जबलपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने विकसित किया है और सबसे अच्छी ये है, और KDS फिर इसके बाद में है। तो ये ध्यान रखिएगा। सोया स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, सोयाबीन में सबसे ज्यादा सोयाबीन यहीं प्रोड्यूस होता है, पहला है मध्य प्रदेश का रैंक सोयाबीन में। मध्य प्रदेश में शीतला पानी, गिदरी, धौली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? ये खदानें किस खनिज से संबंधित है? मध्य प्रदेश में शीतला पानी, गिदरी, धौली, जट्टा, ये जो खाने हैं, खदानें, ये कॉपर से संबंधित है। किससे? कॉपर से। और स्पेशली ये कहां पे है? ये जो मलांज खंड है, मलांज खंड उसका हिस्सा है, मलांज खंड कॉपर बेल्ट उसका हिस्सा है, जो मलांज खंड तांबा पट्टी है उसका हिस्सा है। और ये मलांज खंड कॉपर बेल्ट कहां पे है? बालाघाट में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, बालाघाट में है ये ध्यान रखिएगा। और इसको कौन करता है? इसका खनन HCL करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट कब स्थापित किया गया था बालाघाट में? तो मलांज खंड जो कॉपर प्रोजेक्ट है ये 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। और ये बालाघाट के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मलांज खंड देखा जाए तो कॉपर बेल्ट में ग्रेनाइट की चट्टानों में जो तांबे के अयस्क का है एक बड़ा हिस्सा भी है, और इसमें 3 तरह की ग्रेनाइट्स की पहचान होती है। तांबे के भंडार में जो मलांज खंड है उसमें 3 तरह के ग्रेनाइट्स की पहचान की जाती है। यहाँ पे एक बढ़िया जो ल्यूकोग्रेनाइट कहा जाता है, दूसरा मोटे कण वाला, और तीसरा जो गुलाबी फेल्सपार है उसकी। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो उसमें है ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया था। किसे? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया था 1999 में। और बाद में फिर इसको 2009 में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत मान्यता दी गई थी। और जो ये कहां पे है पचमढ़ी, पहले होशंगाबाद नाम हुआ करता था, आजकल नर्मदापुरम नाम हो गया है उसका। तो ये नर्मदापुरम जिले में है। सतपुड़ा जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उस पे है ये। बायोडायवर्सिटी के लिए काफी फेमस है पचमढ़ी, सतपुड़ा, नर्मदापुरम, ये ध्यान रखना है हमें। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। देखिए उपकरणों का सेट है, उपकरणों का नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पे कई अन्य उपकरणों के साथ इसमें कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान होता है। मतलब संचार करने के लिए इसमें एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर होता है। ये है जिसमें उपकरण जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगस्त 1942 में इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? हनुमान सत्याग्रह है ये ब्रिटिश सरकार ने जब प्रजामंडल के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू की थी। अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी।
तब इंदौर में जो सराफा बाजार है उसमें हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम विजय के द्वारा। पुरुषोत्तम विजय ने ये शुरू किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है हमारे एग्जाम में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये 1992 में इसको अधिनियमित किया गया था और बाद में फिर जो एनसीएम है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? रानी दुर्गावती और अकबर का जो सेनापति था आसफ खान, आसफ खान और रानी दुर्गावती के बीच में ये अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ था। ये जबलपुर के पास में है, नरई नाला, नरई नाला है जबलपुर के पास। यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें हुआ था जून 1564 में, जून 1564 में हुआ था। एमपीजीए एकीकृत सर्किट है। क्या है? एमपीजीए, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका यूज किया जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। एमपीजीए का पूर्ण रूप क्या है? एमपीजीए का पूर्ण रूप, इसमें फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, ये एमपीजीए का फुल फॉर्म है। आईसीटी के इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको रेगुलर बेस पे करवाएंगे और आईसीटी पे सेपरेट टेस्ट भी आपको 4-5 करवाए जाएंगे जिससे पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, चाहे वो करंट में जुड़ा हुआ कोई आईसीटी का चीजें हो या जो स्टैटिक है। लाडली बहना योजना के लिए आवेदन हेतु महिलाओं की आयु सीमा क्या है? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है, लाडली बहना में जो शुरू किया गया था, जब इसमें जो एज लिमिट थी कि इसमें कौन सी माताएं बहनें जो हैं वो आवेदन कर सकती हैं, तो वो एज पहले इसमें 23 ईयर से 60 साल थी और इसको फिर अब चेंज करके कर दिया है 21 से 60 ईयर। पहले 23 था, अब 21 कर दिया गया है इसमें। इसका लाभ पाने के लिए विवाहित महिला हो, उसकी उम्र है जो पहले 23 थी अब 21 कर दी गई है, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए उन्हें, विवाहित हो, विधवा, तलाक या जो परित्यक्ता महिला ये हो, और ये जो एज का कैलकुलेशन है वो किया जाता है 1 जनवरी को बेस मान के, 1 जनवरी को रेफरेंस मान के एज का कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें खुद की या परिवार की जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय, वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो, इनकम टैक्स नहीं देते हो और कोई भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी परिवार में नहीं होना चाहिए। ये कुछ इसमें क्राइटेरिया है। खजुराहो का एकमात्र मंदिर कौन सा है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है और जिसकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ओर है? खजुराहो का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। खजुराहो में देखिए ज्यादातर जो मंदिर हैं, खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ हैं। अब अलग अलग आयताकार संरचना और दिशाओं के लिए फेमस है यह मंदिर। ज्यादातर जो मंदिर हैं वो ईस्ट टू वेस्ट उनकी दिशा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है उनकी दिशा ज्यादातर मंदिरों की। लेकिन एक मंदिर ऐसा है यहाँ पे जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है और वो है 64 योगिनी मंदिर। पूरी तरह से ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। किस चंदेल शासक के राज दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र निवास करते थे? कौन से चंदेल शासक थे जिनके राज दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र निवास करते थे? प्रबोध चंद्रोदय के लेखक थे कृष्ण मिश्र। ये चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के राज दरबार में निवास करते थे, कीर्ति वर्मन के, जिन्होंने संस्कृत नाटक की रचना चंदेल काल में ही की थी, लगभग 1100 ईस्वी के आसपास। ये संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? सुरक्षित वेबसाइट के लिए एस जो है इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस है ये सिक्योरिटी है, इसका एस का मतलब ही सिक्योरिटी है। अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसमें अगर उसका जो, जैसे हमारी वेबसाइट है myupsc.in, तो इससे पहले आपको लिखा मिलेगा https और फिर आगे myupsc.in, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए जाएंगे तो आपको gsnotes.in,
लेकिन ये एस देख लिया कीजिए हर वेबसाइट में, अदरवाइज इसमें फिर इश्यू रहता है सिक्योरिटी का। मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूर्व से यहां से जाएंगे आप, सिंगरौली को रेफरेंस ले लीजिए, तो सिंगरौली से अगर आप इधर जाते हैं मालवा रीजन की तरफ, उज्जैन की तरफ या फिर नीमच की तरफ, तो फिर यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। नीचे से देखिएगा आप, बालाघाट वगैरह से ऊपर जाएंगे या दक्षिण से ऊपर जाएंगे नॉर्थ की साइड, तो इधर मुरैना साइड आपको कम बारिश मिलेगी, और नीचे जो है बालाघाट वगैरह इधर ज्यादा बारिश होती है, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी एरिया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ भी घटती जाती है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। यूनिक्स में कौन सा यूजर इंटरफेस होता है? तो इसमें जो यूनिक्स है इसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये कमांड आधारित इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसमें। मध्य प्रदेश के किस ताम्र पाषाणिक स्थल से दो मुंहों वाले चूल्हे, डबल माउथ हेर्ट्स के साक्ष्य मिले? दो मुंहों वाले चूल्हे जिन पे रसोई में खाना बनाया जाता था, तो यहाँ पे दो मुंहों वाले चूल्हे मिले हैं जो उस समय की विशिष्ट रसोई प्रणाली को दर्शाते हैं। तो ये जो मिले हैं ये नवादा टोली से मिले हैं, नवदा टोली से। मध्य प्रदेश का ये एक प्रमुख चालकोलिथिक स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से दो मुंह वाले डबल माउथ या ट्विन चूल्हे हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ पे है नवदा टोली? ये नर्मदा नदी के तट पे है, महेश्वर के सामने, और मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और एक अच्छा स्थल माना जाता है इसको, उत्खनन स्थल। और जो पुरातत्वविद हैं, चाहे HD सांकलिया हो या फिर अन्य हो, उन्होंने यहाँ पे पाया है कि यहाँ कुछ उन्नत रसोई प्रणाली के सबूत मिले हैं। भौगोलिक दृष्टि से विंध्याचल पर्वतमाला अमेरिका के किस पर्वत के समान मानी जाती है? भौगोलिक दृष्टि से विंध्याचल पर्वतमाला है अमेरिका के कौन से पर्वत के समान मानी जाती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला अमेरिका का जो एप्लाचियन माउंटेन्स है, एप्लेसियन, इसके समान मानी जाती है। दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। और विंध्याचल को तो एक ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, विंध्याचल को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत, जिसमें क्षैतिज रूप से अवसादी चट्टानें पाई जाती है। मेधावी छात्रों के लिए चलाई जा रही रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसमें अधिकतम पूछा है, अधिकतम। तो इसमें जो राशि दी जाती है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दी जाती है, और वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको दिया जाता है। परिणाम में इसमें मेरिट में आने पे 3000 से लेके और 51,000 तक का इसमें प्राइस दिया जाता है। अधिकतम पूछा है तो 51,000, 51,000। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से? पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है। धार राज्य की स्थापना किसने की थी? तो धार की स्थापना है ये उदाजीराव पवार ने की थी। धार की स्थापना उदाजीराव पवार ने की थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले, उसकी वजह यही थी। पहले मुगल लुटेरे आए, फिर जो ब्रिटिश लुटेरे थे वो आए, तो इसीलिए बाद में कुछ बचा नहीं ज्यादा। प्रजा लगान में सोने की मुद्रा और हाथियां दिया करती थी, ये जिक्र किया है अबुल फजल ने। उनकी जो आईने अकबरिया अबुल फजल की, उन्होंने इसमें लिखा है।
तो ये गोंडवाना के बारे में कहा था। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये नाम टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसके विकास के लिए ओमार एम यागी और इनके साथ 2 अन्य और जो साइंटिस्ट हैं उनको दिया गया है। तो केमिस्ट्री में टोटल 3 को दिया गया है। नोबेल प्राइज का क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। अगला जो 2026 का नोबेल प्राइज दिया जाएगा जब तक हमारा एग्जाम हो चुका होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और भी कई एग्जाम्स हैं जो हो चुके होंगे, क्योंकि अक्टूबर 2026 में अगले नोबेल प्राइज घोषणा की जाएगी, इसलिए 2025 के ही पढ़ने हैं हमें। 3 लोगों को दिया था ये, और इसमें एक तो ओमार एम यागी, दूसरे जापान के थे सुसुमो कितागावा ये जापान के, और रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है, जिन्होंने एक छिद्रपूर्ण सामग्री के इस क्रांतिकारी वर्ग है ये, इसकी नींव रखी है और कई अनुप्रयोग भी इन्होंने किए हैं। ओमार एम यागी कहाँ के हैं? तो ओमार एम यागी हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जापान के हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं रिचर्ड रॉबसन। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी शुरुआत टिम बर्नर ली ने की थी, और ये कहां की थी? सेन में ये की गई थी 1989 में। टिम बर्नर ली ने इसकी शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह विधि एवं रक्षा मंत्री बने हैं? मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह विभाग था, केंद्र की बात हो रही है, गृह मंत्री, फिर विधि मंत्री, कानून मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बने हैं, और फिर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कैलाशनाथ काटजू। ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है? इनमें से ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है ये बताना है हमें। ग्राम सभा के गांव के सभी व्यक्ति इसके सदस्य होंगे, गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे, महीने में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी, ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी, महीने में एक बार बैठक जरूरी है, गांव की मतदाता सूची में नाम होने चाहिए, और गांव के सभी व्यक्ति इसके सदस्य नहीं होंगे, इसके सदस्य जो वोटर हैं वो ही होंगे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये इसमें करेक्ट है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? मोजेक एक वेब ब्राउजर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है मशीन लर्निंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपतंत्र है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो ये दोनों ही इसमें सही है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जबलपुर के प्राचीन नाम त्रिपुरी का उल्लेख किस काल के प्रमुखता से मिलता है? ये मिलता है जबलपुर, जिसका प्राचीन नाम, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे दसपुर का पूछे, मंदसौर का, या फिर जबलपुर का पूछे, त्रिपुरी का, इस तरीके के और भी कई नाम हैं वो पूछे जाते हैं। जो आधुनिक जबलपुर है उसका प्राचीन नाम त्रिपुरी हुआ करता था, और इसका उल्लेख मिलता है कलचुरी वंश के शासन काल में मिलता है, प्रमुखता से मिलता है कि ये उनकी राजधानी थी, और उनके जो शिलालेख हैं जैसे युवराज देव और कर्ण के जो शिलालेख हैं या फिर जो साहित्य स्रोत हैं उनमें ये मिलता है कलचुरी डायनेस्टी के टाइम पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए। आजकल यूट्यूब ने एक नया सिस्टम शुरू किया है हाइप का, जैसे वीडियो को लाइक करते हैं वैसे आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो हाइप लिखा आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसका कोई चार्ज नहीं है, उससे हमारे को सपोर्ट मिलता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, कंटेंट ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट मिलता है।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय करमवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? करमवीर समाचार पत्र है, ये शुरुआत की गई थी करमवीर समाचार पत्र की जनवरी 1920 को, 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से। ये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ये संपादक थे इसके। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे किस खेल से संबंधित है? एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे का संबंध है ये फेंसिंग से है, फेंसर है ये, फेंसर। राज्य फेंसिंग अकादमी से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने राष्ट्रमंडल जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें एकलव्य पुरस्कार फेंसिंग के लिए ही दिया गया है। भांडेर तथा कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? भांडेर और कैमूर जो माउंटेन हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, ये विंध्याचल का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। किसका? विंध्याचल रेंज है, उसका पूर्वी विस्तार है ये। विंध्याचल रेंज पूर्व में भांडेर और कैमूर रेंज के रूप में फैली हुई है ये। वर्ष 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कुल वन और वृक्ष आवरणों में कितनी कमी दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में जो वन और वृक्ष आवरण है उनमें कमी दर्ज कितनी की गई है, ये पूछा है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में ही आई है और उसकी वजह है कि सबसे ज्यादा यहीं पे है फॉरेस्ट वगैरह, तो सबसे ज्यादा कमी भी यहीं आई है। पूछा जाए तो देश में सबसे ज्यादा यहीं कमी आई है, ये 612 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा भी यहीं पे है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस जलवायु भाग में आता है? कोपेन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो अधिकांश क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में आता है, जहां गर्मी में बरसात और शुष्क सर्दी होती है। मध्य प्रदेश में रामखेरिया तथा मझगांवा स्थल किस अधात्विक खनिज के लिए प्रख्यात है? ये पूछा है हमसे, रामखेरिया और मझगांवा ये किस नॉन मेटालिक मिनरल के लिए फेमस है? नॉन मेटालिक मिनरल ये पन्ना जिले में स्थित है और हीरे के लिए फेमस है। हीरा है, ये कार्बन का एक अपर रूप है और इसे अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल की रेंज में श्रेणी में रखा जाता है। और मध्य प्रदेश में रामखेरिया और मझगांवा स्थल डायमंड के लिए फेमस है, हीरा के लिए। भारत का एकमात्र जो औद्योगिक स्तर का हीरा है, औद्योगिक स्तर का, वो पन्ना जिले में ही उत्पादन होता है इसका। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वो पीवी दीक्षित थे। पीवी दीक्षित फरवरी 1966 में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पीवी दीक्षित 6 दिन के लिए रहे थे, केसी रेड्डी के बाद में अस्थायी तौर पे। 2025 में मध्य प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कितना रहा है मध्य प्रदेश का, ये पूछा है हमसे, तो 9.18 ट्रिलियन। ये वर्तमान मूल्यों पर 16 लाख करोड़ है 2025-26 में, जो 2024-25 की तुलना में 24-25 से ये 13% ज्यादा है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। स्वांग पारंपरिक लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वांग जो पारंपरिक लोक नाट्य है ये मालवा रीजन से में फेमस है काफी। इसमें मेनली क्या है, ये नृत्य नाटक रूप है जिसमें व्यंग और सामाजिक संदेश होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिएगा। नमस्कार।